ओम शांति। क्या सुनना है आज आपको? सत्संग है तो बस ऐसे ही कनरस, हाँ। जो भी सुनाओ, कुछ ऐसी चीज़ है, टॉपिक है जिसकी और स्पष्टीकरण आपको चाहिए या इसकी गहराई में जाना चाहते हैं? लाइफ का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, वो तो बहुत है हमारे पास। मुझे अभी योग में अंदर से ये फीलिंग आई कि बाबा इतना भोला है, इनोसेंट है, सब कुछ जानता है फिर भी इनोसेंट है। तो प्योरिटी माना क्या? अंदर से इनोसेंट रहना, स्पिरिचुअल इनोसेंस कहते हैं ना हम। जब भी टू मच नॉलेज है ना तो बुद्धि भी टू मच चलती है, और उसमें हमारी जो सूक्ष्म सरलता की एनर्जी, जेंटलनेस, स्वीटनेस, वो ख़त्म हो जाती है। जैसे हम टू मच बुद्धिवान बनते हैं तो एनर्जी हमारी ज़्यादातर हार्ड हो जाती है। तो हमने बहुत बारी देखा बाबा को कैसे बच्चे चाहिए जो बिल्कुल इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब नहीं कि बुद्धू इनोसेंट का मतलब कि जानते हुए भी, देखते हुए भी ना देखो, जानते हुए भी वो बात मर्ज हो जाती है। नहीं, कभी कभी हम बड़े संगठन में रहते हैं, सब कुछ दिखाई तो देता है, राइट? और एक आदत होती है हमारी बुद्धि की, जब भी हम बहुत होशियार होते हैं ना तो हम राइट रॉन्ग में फंस जाते हैं। इसका ये राइट था, ये रॉन्ग था, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जब भी टू मच नॉलेज होता है, अपने आप को सूक्ष्म में हम अपने आप को राइट समझते हैं। राइट समझने के कारण हम खुद परेशान होते हैं। फिर बाबा जो श्रीमत देता है कि बच्चे आप जो कुछ देखते हो, कुछ गलत देखते हो तो बड़ों को बता दो और निरसंकल्प हो जाओ। ये दो एस्पेक्ट है डायरेक्शन में। बड़ों को बता दो और खुद को फ्री बना दो। हम क्या करते हैं? कुछ ठीक नहीं देखा, सोच चलाते हैं, बड़ों को तो बताते हैं, लेकिन फिर हम इंतजार करते हैं इसका नतीजा क्या है, क्या एक्शन लेंगे, कुछ तो होना चाहिए ना। हाँ? फिर आपस में ग्रुप बनाते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। गई कमाई चट। श्रीमत का यही फाउंडेशन है कि श्रीमत का पर्पस है हमको मुक्ति दिलाने के लिए। तो ये अनेक प्रकार की जो श्रीमत बाबा ने हमको बताया है, हमको हमारे माइंड को प्योर रखने के लिए बताया है। आप खुद अपनी फ्रीडम की वैल्यू करते हो, प्यूरिटी की वैल्यू रखते हो, तो आप उसको जरूर छोड़ेंगे। क्योंकि किसी और के कर्म के हिसाब किताब के ऊपर आप कमेंट दो, क्रिटिसाइज करो, जजमेंट पास करो, आपको क्या पता इसका अकाउंट क्या है? क्या पता? आप बस इतना ही देख रहे हो, बाकी इसकी स्टोरी 84 जन्म की स्टोरी है। और इस छोटे में, छोटा सा ओपिनियन में हम खुद की स्थिति को खराब करते हैं। ये धंधा में नहीं जाना है। मैं आने से पहले मुझे एक कहानी याद आई। हमारी दादी इतनी स्वीट है, भोली है, सभी दादियाँ ऐसी है, लेकिन दादी जानकी को एक बारी हम मॉल में लेके गए थे, है ना। विदेश में बड़े बड़े मॉल होते हैं, चमकती हुई मॉल्स होते हैं, शॉप्स बड़े होते हैं। तो हम दादी को व्हीलचेयर में बिठा के मॉल में लेके गए।
बहुत लंबा मॉल था, तो एंट्रेंस से आए फिर एग्जिट से निकले, कम से कम 20 मिनट तो लगा। तो रास्ते में दादी को सब कुछ दिखाया। तो लास्ट में जब हम मॉल से एग्जिट हो रहे थे तो दादी ने हमको फिर इकट्ठा किया और हमको इतनी मीठी प्यार भरी दृष्टि दी और बोला, अरे मेरी बिचारी बहने, देखो कितनी मायावी दुनिया में रह रहे हो आप। बहुत दया आया दादी को, क्योंकि इतना सब कुछ चमकता हुआ देखते हुए भी। और फिर मुझे दूसरा जो इंसिडेंट याद आया, हंसी वाला था। हमारा जो लंदन का बलवंत भाई है ना, आप जानते हो बलवंत भाई को, हमारा पुराना भाई है, वहाँ का मेंटेनेंस देखता है सब कुछ। तो उसका बहुत शौक था कि मैं मैराथन करूं। वो मैराथन होता है ना जिसमें वो दौड़ते हैं, 10 किलोमीटर का मैराथन होता है, 1 माइल का मैराथन होता है, 5 माइल का। तो लंदन का मैराथन सारे विश्व में मशहूर है। तो पता नहीं इसके दिमाग में क्या आ गया, लेकिन इसको ये प्रेरणा हुई कि मुझे ये मैराथन ज़रूर दौड़ना है। तो उसने बिल्कुल अपने लिए ट्रेनिंग शुरू किया। और स्पॉन्सरशिप भी लेते हैं, जब भी मैराथन में दौड़ते हैं तो 1-1 माइल के लिए मैंने स्पॉन्सरशिप लेते हैं, फिर जितना दौड़ते उतना पैसा भी मिलता है। वो नॉर्मल एक रिवाज होता है मैराथन का। तो ट्रेनिंग भी किया, भाग भी लिया मैराथन में। तो उसको कोई नंबर तो नहीं आया, बेचारे कई कई जगह पे वो दौड़ने से बजाय वो चल रहा था, क्योंकि ज़्यादातर डिफ़िकल्ट है वो मैराथन। लेकिन उसको पैसा बहुत मिला मैराथन से, क्योंकि इसकी इच्छा थी कि मैं बाबा के लिए कुछ करूं। तो उसको कितना मिला? 33,000 पाउंड्स मिला। बहुत है ये, देखा जाए तो। तो फिर बाद में बहुत खुश हो गया, उसको सर्टिफिकेट मिला कि मैंने मैराथन पास किया। तो दादी के पास गया। अभी दादी को कैसे समझाओ मैराथन क्या है? मैराथन का शब्द कोई है क्या हिंदी में? नहीं है ना। तो हम दादी को एक्सप्लेन कर रहे थे, दादी इसमें हमको दौड़ना है। तो दादी पूछती थी क्यों दौड़ना है, ये रेस है तो क्यों दौड़ना है, इसका मतलब क्या है? तो फिर बलवंत ने बोला हम पैसे के लिए दौड़ते। तो दादी ने उसको ऐसे देखा, बोला पैसे के लिए दौड़ते हो, ये क्या? हाँ? फिर बलवंत बहुत खुश हुआ, उसके हाथ में पैकेट था 33,000 पाउंड। दादी देखो मुझे ये 33,000 पाउंड मिला दौड़ने से। फिर दादी लाइट बल्ब ऑन हो गई। दादी ने बोला अच्छा, अरे मुट्ठा तुम और 3-4 बंदे को भी साथ में लेके चलता ना। देखो स्पिरिचुअल इनोसेंस माना बुद्धू नहीं। जो बात में फायदा होता है उसको मल्टीप्लाई करना है। इतना हमको हंसी आई उस समय। बलवंत भाई को बोला अरे मुट्ठा और 2-4 को लेके जाता ना साथ में। तुरंत बुद्धि पकड़ गई उसको। तो आगे के लिए इशारा किया, मैराथन में अकेले नहीं जाना। तो मुझे ये क्यों स्टोरी याद आई, क्योंकि मैंने देखा कि जो हमारे न फायदे वाली बात है, जिसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, उसको छोड़ना माना इनोसेंट रहना। वेरी सिंपल। हाँ, जो बात में मेरी फायदा है उसको ही उठा करके चलना है, ये हमको बहुत इनोसेंट रखती है। भल लोग हमारे पास आएंगे, अरे बहन जी आपको कुछ पता नहीं है, ये पता नहीं है ये कैसा है, हिस्ट्री पता नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है। ठीक है, मुझे पता नहीं है, अच्छा है ना, अच्छा है ना। कुछ किसी का पास्ट आप चित्त मन में रखो, वो अच्छी है, अच्छा है क्या? बाबा हमको इसके बारे में श्रीमत देता है। इसलिए जितना हम अपने आप को न्यूट्रल रखते हैं ना, उतना तक बाबा हमको यूज कर सकता है बेहद की कार्य में, संबंध को जुड़ाने के लिए यूज कर सकता है, क्योंकि हम न्यूट्रल है अंदर से।
हमारी न्यूट्रलिटी जब खत्म हो जाती है, दो प्रकार से खत्म होती है। एक तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा, नफरत पैदा होता है किसी की तरफ से, डिसलाइक, वहम भाव पैदा होता है। तो ये दो वजह से हमारी इनोसेंस गायब हो जाती है और हमको अंदर से खुद अच्छी फीलिंग नहीं आती है हमारे प्रति। योग भी नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है अंदर से। तो मैंने दादी को बहुत ऐसे नोट किया है। लंदन में जब दादी जी शुरू आए थे, कौन था? कोई हैंड्स भी नहीं थे। दादी अकेली अकेली बस में घूमती थी। दादी ने ये ज़रूर किया था, टेनिसन रोड में 5 साल, मैं समझती हूँ 5 या 6 साल करीबन, दादी जी ने किचन ले लिया था। वही खाना पकाती थी, रोटी बनाती थी। हम जब अफ्रीका से लंदन जाते थे हॉलीडेज़ के लिए, तभी हम टेनिसन रोड जाते थे, तो दादी हमको खाना खिलाती थी। तो दादी बहुत ही सिंपल रही है, लेकिन ये ध्यान में रखा है कि जो मेरे फायदे वाली बात है उसको ही उठाना है, बस सिंपल। और मैंने फिर आज थोड़ा सोच चलाया कि हमको न्यूट्रल रहना है हर बात में, तो उसके लिए अभ्यास क्या चाहिए। मैंने खास दादी जी में ये बात नोट की है। बड़ी दादी में ये बात थी, दादी जानकी में तो डेफिनेटली, सभी दादियों में है, साक्षी होकर के सब कुछ देखना। ये समझ लो इन्होंने अवस्था को इतना जमा किया है, साक्षी दृष्टा की अवस्था, कि जैसे ऑटोमेटिक उनके सामने जो भी आता है इफेक्ट नहीं होता है। मुझे पता है, एक बारी बड़ी दादी को हम कॉटेज के बाहर वॉकिंग के लिए लेके जाते थे। तो वॉकिंग के बाद हम सिटिंग रूम में पहुंचे। सिटिंग रूम में जब हम पहुंचे तो कोई बहन आई थी, बहुत डिस्टर्ब थी, जोर जोर से बोल रही थी। कुछ अपने डिपार्टमेंट में कुछ संघर्ष हुआ था किसी के साथ, उसको ठीक नहीं लगा, तो बहुत जोर जोर से बोल रही थी। मैं तो साइड में बैठी थी, लेकिन मैं जब वो सीन देख रही थी, मेरे में व्यर्थ संकल्प शुरू हो रहा था। हालांकि मैं उस सीन में हुई नहीं, वो मेरे साथ थोड़ी बात कर रही है, दादी के साथ बात कर रही है। तो मैंने दादी जी का जब चेहरा देखा, तो दादी जी का चेहरा बिल्कुल न्यूट्रल था, कुछ एक्सप्रेशन इतना ऐसा नहीं था, शांत थी दादी जी। और वो बोलती रही। फिर लास्ट में जब उसने पूरा किया तो दादी ने उसको बोला, अच्छा और कुछ बोलना है? नहीं, बस एप्पल लेके दे दिया, उसको रवाना कर दिया। मैं तो हैरान हो गई, ये तो इतना सारा कुछ बोल के गई। दादी इसको कन्विंस भी नहीं किया, दादी ने उसको समझाने की भी कोशिश नहीं की, ये क्या? तो मैंने दादी को पूछा, दादी ये इतना सारा कुछ बोल के गई लेकिन आपने कुछ जवाब भी नहीं दिया, ये कैसा हुआ, क्या हो रहा है ये? तो दादी ने मेरी तरफ देखा, अरे पगली, दादी तो सुन भी नहीं रही थी वो क्या बोल रही थी। दादी तो बाबा के साथ बैठी थी ताकि जो उस आत्मा को चाहिए बाबा के तरफ से उसको मिले। देखो, मैंने उस दिन साक्षी माना क्या सीखा? साक्षी माना साथी का अनुभव रहे, इतना रहे, क्योंकि काम उसका है। जब भी हमारे सामने कोई ऐसी घटनाएं आती है, क्यों आती है? कुछ निवारण चाहिए ना, उसको कुछ एनर्जी चाहिए। जब साथी हमारे साथ होगा तभी एक हाल निकलेगा ना सिचुएशन का। तो मैंने ये दादियों में बहुत देखा है, कभी भी बाबा का साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे कुछ भी होता है ड्रामा के सीन में। चाहे शरीर की बीमारी होती है, चाहे सामने से ऑपोजिशन आती है। हाँ, मुझे पता है दादी ने मैंने दादी को एक बार ही प्रश्न पूछा था, दादी हम सेवा के फील्ड पे होते हैं और कभी कभी हम संगठन में होते हैं, हम अपना विचार भी देते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है विचार का, एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम क्या करें? तो दादी हंसने लगी,
कहती अरे मेरे साथ भी होता है। लास्ट वीक क्या हुआ, रतन भाई लेकर के एक उस समय वर्धिंग का रिट्रीट सेंटर, हमको बिल्डिंग मिला था, तो वो लेकर के आए कि दादी हमको समुद्र के सामने 2 बिल्डिंग मिल रही है, हम लेवे, हम एक रिट्रीट सेंटर बनाए। तो सभी बहनों ने मना किया था। दादी की प्रेरणा थी कि जैसे कराची में था ऐसे होना चाहिए, लेकिन सभी ने मना किया। अरे दादी हमारे पास ऑक्सफोर्ड है, इतना बड़ा हाथी है, हम दूसरा रिट्रीट सेंटर लेकर के करेंगे क्या। बात खत्म, दादी साइलेंस में चली गई। तो फिर दादी ने मुझे जवाब दिया कि देखो, जब भी हमारा संकल्प नहीं है, जो ड्रामा में नूंधा हुआ है उसका संकल्प है, डिटैच हो जाओ, उसके टाइम पे होगा। जब भी हम मेरा संकल्प पकड़ के बैठते हैं ना, तब हठ लगता है, जिद्दी होते हैं, बस मेरा संकल्प को क्यों नहीं माना। अरे ये तेरा संकल्प थोड़ा है, ड्रामा में जो नूंधा हुआ है उसका संकल्प आपके मन में उत्पन्न हो रहा है। अभी समय ठीक नहीं है उसका, लेकिन ऐसा समय आएंगे जो सभी एक्सेप्ट करेंगे। इसमें धैर्यता रखो। दादी की 2 जबरदस्त शक्ति थी। 1 पावर ऑफ पेशेंस, धैर्यता की शक्ति, दूसरा पावर ऑफ एडजस्टमेंट। इन दोनों शक्तियां से दादी इतनी आगे बढ़ी है, सभी के साथ सेट हुई है। रियली मैंने देखा है आंखों से। जब भी हम दादी के पास जाते थे, चाहे पुरुषार्थ की बात होती थी, हमने कुछ स्पेशल पुरुषार्थ किया, वो ख़त्म हो गया, या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हमारे सामने समस्या आती थी, दादी हमको एक जवाब में लाइन देती थी, आंसर देती थी, वेट एंड सी। जल्दी सोच नहीं चलाओ। धैर्यता माना क्या? टू द पावर ऑफ वेटिंग। खुद की बुद्धि को रोक लो, डिटैच होकर के देखो। आप पे ही वो सीन दिखाएंगी क्या करना है। सोच चलाने से कोई फायदा नहीं होता है। तो धैर्यता की जो शक्ति है वो बहुत ही जबरदस्त शक्ति है। इस शक्ति के आधार से सर्व गुण आते हैं हमारे पास। धैर्यता खत्म, नम्रता खत्म, मधुरता खत्म, सहन शक्ति खत्म वो एक्टिवेट ही नहीं होते हैं। तो दादी जी ऑलवेज पेशेंस को नंबर 1 गुण मानती थी, और साक्षी दृष्टा की अवस्था में रहना। मुझे पता है सेवा की फील्ड में बहुत कुछ होता है। हम जब साउथ लंदन में एक बारी गए थे, तो वहाँ पे लंदन के लोग थोड़े ज़्यादा टेंशन वाले होते। लंदन ऐसे ही जगह है। तो पब्लिक टॉक में एक भाई आया था। ये भाई बिल्कुल आगे बैठा था, और मैं जो लेक्चर दे रही थी उसका पूरा मैं देख रही थी। वो इतना नोट्स ले रहा था, तो मैंने सोचा चलो अच्छा स्टूडेंट है, नोट्स ले रहा है। फिर लास्ट में क्या हुआ कि जब प्रश्न उत्तर का थोड़ा समय होता है ना, तो हम खोलते हैं। तो उस समय में उसने हाथ ऊंचा किया, कहता मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा करेक्शन देना चाहता हूँ। अच्छा, तो उसने क्या बोला, बहन जी आपने जो ये शब्द बोला ना, ये ठीक नहीं था, उसके बदले में ये शब्द बोलना था। फिर ये जो दूसरा शब्द बोलना ना, ये भी ठीक नहीं था, उसके बदले में ये शब्द बोलना था। ऐसे उसने लंबी एक लिस्ट बनाई थी, और मुझे बता रहा था कौन से अयथार्थ शब्द मैंने यूज किए थे, उसके बदले में कौन से शब्द यूज करने होते हैं। मैं तो आश्चर्य हो गए। मैंने बोला ये तो पहली बार हो रहा है। तो मैं देखने लगी, 1 मिनट पास हुआ, कुछ हुआ नहीं मुझे, 2 मिनट पास हुआ, कुछ हुआ। फिर तीसरे मिनट में मुझे कुछ अंदर से वो अधैर्यता की फीलिंग शुरू होती है ना, वो शुरू हो गई। उस समय मैंने तुरंत बाबा को आह्वान किया, बाबा आ जाओ, आपके बच्चे को जो चाहिए दे दो, लेकिन आप अभी आ जाओ।
क्योंकि हमारी कैपेसिटी से तो हम इतना धैर्य बन सकते हैं। बाबा जब साथ में होता है तो बेहद की धैर्यता होती है, राइट। तो बाबा का जैसे मैंने आह्वान किया वैसे उसने अपना प्रवचन रोक लिया मिड सेंटेंस, फिर बोलता है बस इनफ, जो बोलना था मैंने बोल लिया। फिर मैंने उसको, बाबा साथ में था ना, मुझे अंदर दिल में बहुत प्यार उत्पन्न हुआ उसके प्रति। मैंने सोचा कितनी मेहनत की है ये भाई ने, हाँ, तो थैंक्स तो बोलना चाहिए ना। तो मैंने बोला बहुत थैंक्स भाई, आपने बहुत मेहनत की है, बस काम खत्म। ये बाबा की शक्ति, बाबा का साथ, बाबा का प्यार का अनुभव आपकी बुद्धि को अभिमान से दूर, सेफ, प्रोटेक्ट रखती है। देखो बाबा का साथ ना होता तो क्या होता, थोड़ा चिड़चिड़ापन अंदर से शुरू होता, इरिटेशन शुरू होता, ये क्या बोल रहा है, कब बंद करेगा ये, राइट। वो मेरी इंटेलेक्ट रिएक्शन में आ जाती, उस समय मेरी स्थिति बिगड़ती। तो दादियों ने तो ऑलरेडी ये सीक्रेट फॉर्मूला पक्का किया है कि बाबा को तो साथ ही रखना है। और आप ट्रायल करके देखो, समझो कोई आपके ऊपर गुस्सा करता होगा, उस समय रियली बाबा के साथ बैठेंगे ना, वो वाइब्रेशन आपको टच ही नहीं करेंगी। मेरा बहुत बारी ऐसा अनुभव हुआ है। वो आएंगे, अपना बोल के चले भी जाएंगे, जैसे बस पत्थर पे पानी, कुछ हुआ ही नहीं। और फिर जब भी कुछ टच नहीं हुआ है तो भूलने का क्या है, नथिंग टू रिमेंबर, नथिंग टू फॉरगेट, क्योंकि आपने अंदर लिया ही नहीं था। तो फिर भूलना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है, भूलना भी नहीं है। ये हमारी दादियों में ये सबसे बड़ी ये विशेषता है। प्रैक्टिकल बात है ये, और ये आपको हर समय पे काम में आएगा। ये सिर्फ एक टाइम होकर के नहीं करना है, बार बार इसको। अभी चलो साक्षीपन की अवस्था समस्याओं के सामने हम रखते हैं, फिर आती है संबंध में। संबंध में तो हम आपस में बातें करते हैं, फ्रेंडशिप रखते हैं, साथ में खेलते हैं, खाते हैं, रहते हैं साथ में। तो उसमें डिटैचमेंट माना क्या? क्या इसमें मैंने जब दादी में नोट किया था, कोई आज मुझे बता रहा था कि खास करके बड़ी दादी का रूप बहुत न्यारा प्यारा था शुरू से लेकर के। जब भी बड़ी दादी तो प्यार से आकर्षित करती थी, लेकिन दादी जानकी शुरू शुरू में काफ़ी ऑफिशियल थी। विदेश में रहना माना थोड़ा ऑफिशियल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा हल्कापन में आ जाएंगे ना तो वो लोग ज़्यादा फेमिलियरिटी हो जाते हैं उनके पास। वैसे ही जैसे यहाँ देश में, भारत देश में मान देने का, रिस्पेक्ट देने का रवाज है हमारा, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, वहाँ नहीं है ऐसा। वो बस जानकी जानकी करके पुकारते हैं। आपको पता है डॉक्टर निर्मला जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे ना, तो सभी वहाँ पहले शुरू में भाई लोग थे जो सेंटर चलाने वाले थे, सेवा की, फॉरेन सेवा की शुरुआत में बहुत भाई लोग थे। तो वो उनको पूछते थे हम आपको कौन से नाम से बुलाए, ठीक है। होशियार थी दीदी, दीदी ने बोला मुझे दीदी बुलाओ। निर्मला नाम नहीं दिया था, क्योंकि वो डॉक्टर निर्मला बोले ना तो वो निर्मला निर्मला करते रहे। उनको कोई शर्म नहीं है कि इतनी बड़ी सिस्टर को। तो इसीलिए शुरू से लेकर के दीदी ने उनको बोल दिया था मुझे दीदी बुलाओ। वहाँ से उस टाइम से लेकर के आज दिन तक ऑस्ट्रेलिया में, चाहे सारे एशिया में, बस दीदी माना दीदी। तो विदेश में क्या होता है, ऐसा होता है। जयंती बहन नहीं होता है, जयंती जयंती होता है। वो तो यूज्ड टू हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा ऑफिशियल रहना पड़ता है ताकि ऐसे हल्कापन में
और ना चले। तो बाद में दादी तो बहुत ही स्वीट, लविंग, डिटैच्ड बन गई थी। लेकिन मैं क्यों ये आपको सुना रही हूँ, क्योंकि मुझे एक स्टोरी याद आई, और याद आकर के आखिर में वो स्टोरी भूल ही गई। अभी अंदर स्टोरी याद आई और वो भी खिसक गई, भूल गई। अच्छी स्टोरी थी, मैं थोड़ा याद करती हूँ, 1 मिनट। कौन सा टॉपिक उठा रहे थे हम? लविंग एंड डिटैच्ड, संबंध में। हाँ, ये बात है। तो मैंने दादी में ये बात नोट किया कि दादी की साक्षीपन की अवस्था किस आधार से बनी है। बाबा का साथ रखना तो एक बात है, लेकिन दूसरे तरफ दादी जी ने ड्रामा को बेस्ट फ्रेंड बना दिया था। कैसे? उनमें इतना पक्का था कि जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, देखते चलो, बहुत पक्का था। तो इसलिए ड्रामा में इंटरफियर नहीं करती थी, ड्रामा में इंटरफियर नहीं करती थी, किसी के पाठ में इंटरफियर नहीं करती थी। यज्ञ के शुरुआत में, मैं विदेश की बात करती हूँ, जब भी परिवार को जमाना होता है तो डिसीजन लेना पड़ता है। कोई आता है, दादी मुझे इनहेरिटेंस मिला, मैं जॉब छोड़ू, वो छोड़ू, तो दादी राय देती थी, जीवन के लिए राय देती थी। लेकिन ऐसा टाइम फिर आया जो दादी ने वो भी डायरेक्ट एडवाइस देने का बंद किया। और जब भी मुझे याद है, एक दफ़ा मैं ट्रांसलेशन कर रही थी तो एक बहन आई थी। उस बहन को जॉब पूरा हो गया था, उसको अच्छा पेंशन भी मिला था, और उसके अंकल या आंटी कोई कुछ ने शरीर छोड़ा, उसको बहुत बड़ा इनहेरिटेंस का पैसा मिला था। तो दादी के पास मैं क्या करूं इससे? दादी साइलेंस में चली गई। और फिर पहली बार मैंने दादी के मुख से सुना, दादी ने उसको प्रश्न पूछा, आपकी फीलिंग क्या है? मैं तो आश्चर्य खाया, मैंने बोला ये क्या? पहले पहले तो दादी सीधा डायरेक्शन देती थी, ऐसे करो वैसे करो। अभी तो जैसे यू टर्न लगाया दादी ने, और वो सभी को पूछते आपका फीलिंग क्या है। तो मुझे इससे पता चला कि ऐसा समय आता है हमारे में कि जब हम डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेते हुए हम इनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसका एक लिमिट होता है। और फिर जमाना जब बदलता है, लोगों की कैपेसिटी अलग होती है, वो समर्पित नहीं हो सकते, संगठन में नहीं रह सकते, भल धन की सेवा करते हैं, भल जो भी तन की सेवा करते, लेकिन संगठन में रहने की शक्ति नहीं होती है। तभी दादी इनके लिए निर्णय नहीं लेती है। समझ में आई बात? दादी इनको पूछते आपकी फीलिंग क्या है। फिर जब भी वो अपनी अंदर की फीलिंग बताते हैं तब दादी राय देती है, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं जो कहूं ऐसे करो, आपकी चॉइस है, उसको चॉइस देती थी। तो मैंने बहुत बारी देखा कि ऐसे युक्ति रची थी कि जो वो अपना डिसीजन लेवे तो अपने पैर पे खड़ा हो सकता है वो व्यक्ति। तो हमारे जब आपस में जब कोई हमारे पास आता है, प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो जल्दी अपनी बुद्धि को यूज नहीं करो। मैं क्या कहती हूं, प्रॉब्लम माना कंफ्यूज्ड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम में ही, समस्या में ही आंसर होता है, लेकिन कभी कभी उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, तो उसको सिर्फ हमारे सहयोग, शांति का सहयोग, क्लैरिटी का सहयोग चाहिए। तो प्रश्न पूछते रहो, जब तक उसकी बुद्धि क्लियर ना हो जाए तब तक प्रश्न पूछते रहो, फिर आप पे ही डिसीजन लेगा और आप मेहनत से छूट जाएंगे। बहुत इजी तरीका है ये। दूसरा कि दादी में मैंने देखा कि संबंध में ज्ञान युक्त प्यार था दादी का। मुझे याद है
बहुत साल पहले की बात है, ऑक्सफोर्ड की बात। जब भी हमने ये ब्रायन भाई है ना जो एसएमएल कराता था, मार्क भाई, पुराने हैं, विदेश के भाई, ऑस्ट्रेलिया वाले भाई था। तो हम दोनों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था ऑक्सफोर्ड में। उसका नाम था ग्लोबल एग्जीक्यूटिव रिट्रीट, जो विश्व भर से जो मुख्य ऐसे फॉर्च्यून 500 के सीईओज थे, हाँ, उनके छोटे छोटे ग्रुप बना करके हम रिट्रीट में बुलाते थे, दादी जी के साथ और ब्रायन भाई के साथ, माना स्पिरिचुअलिटी इन बिजनेस। तो उस समय एक बहुत अच्छा ग्रुप था, 35-40 का ग्रुप था, और एक शाम के समय पे सेशन रखा था, इंटरव्यू सेशन रखा था। तो उसमें हमारे जो नेविल भाई है, जो ऑक्सफोर्ड में रहते हैं, वो जर्नलिस्ट है, लंबा भाई, चश्मे वाला, शायद आपने देखा होगा उसको। तो वो दादी का इंटरव्यू ले रहा था और हम ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो दादी जी यहाँ बैठे थे, ब्रायन यहाँ बैठा था, तो इन दोनों के बीच में इंटरव्यू ले रहा था। तो नेविल भाई ने दादी को पूछा कि दादी, आप तो ब्रायन को 25 साल के ऊपर से जानते हो, उसकी विशेषता बताओ, सिंपल क्वेश्चन। तो दादी ने गोलमोल जवाब शुरू किया। कहते, आप देख रहे हो, सेशन करा रहा है, अपना पार्ट बजा रहा है, ऐसे करके गोलमोल गोलमोल, सीधा जवाब नहीं दिया। फिर 1 मिनट के बाद नेविल भाई ने दादी को रोका कि दादी, आप है ना, हमको सीधा जवाब दे दो कि ये ब्रायन भाई की ये विशेषता है, बस ऐसे ही बोलो। तो जब दादी को ऐसे कोई करता है ना तो सीधा जवाब निकलता है। दादी ने फिर डायरेक्ट जवाब दिया, मैं क्यों इसके पार्ट में इंटरफियर करूं? वो अपना पार्ट बजा रहा है, जो इसको भगवान से मिला है वो आप सभी देख रहे हो, उसके मुख द्वारा आपको ज्ञान भी मिल रहा है, उसकी विशेषता प्रत्यक्ष भी हो रहे। तो दादी बीच में क्यों इंटरफियर करे और उसकी अपनी विशेषता को बताए? क्योंकि आज दादी उसकी विशेषता बताएंगी तो कल उसको परमिशन होंगी दादी की कमजोरी निकालने की। और दादी को ऐसे संबंधों के खेल में नहीं जाना है। समझ में आई बात? ज्ञान युक्त अवस्था माना क्या? फिर आप लोग कहेंगे, चलो बाबा तो कहता है अप्रिशिएट करना है, इंस्पिरेशन भी लेना है, ये ठीक बात है, लेकिन बिना मतलब से किसी की विशेषता को वर्णन करना जरूरी नहीं है। यू अंडरस्टैंड? कभी ऐसे समय आता है जो आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, वो थोड़ा निराश होता है या सम्मान की कमी होती है, तभी उसकी विशेषता को खुद उसके सामने प्रत्यक्ष करने के लिए पर्पस के हिसाब से तभी बोलो तो उसका स्वमान उठता है, तो ठीक है। लेकिन जो आप देखते हो कि अपना पार्ट बजा रहा है, इंस्पिरेशन तो लो, लेकिन ज्यादा ऊपर ऊपर से वर्णन करने की जरूरी नहीं है। क्योंकि सूक्ष्म में क्या होता है, जब हम ज्यादा वर्णन करते हैं ना तो हम हमारे तरफ ध्यान खींचवाते हैं, और आज मैंने एक्स्ट्रा वर्णन किया तो कल वो मेरे प्रति भी एक्स्ट्रा वर्णन करेंगे। कार्मिक लॉ है। और फिर आप एक एक्सपेक्टेशन जो संबंध में होता है उसके खेल में फंस जाएंगे। दादी इतना खुद को बचा के रखती थी, क्योंकि अधीनता जब आती है ना, संबंध में आती है। दादी बहुत समय के बाद, दादी जी तो हम जब जाते थे ट्रैवल में तो हम अलग अलग बहनों को चांस देती थी, हम दादी के साथ ट्रैवल करते थे, लेकिन दादी बहुत इंडिपेंडेंट थी। क्यों? क्योंकि वो किसी के अंडर रहना नहीं चाहती थी, अधीन नहीं बनना चाहती थी। तो स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस माना क्या? जब भी अंदर से वो फीलिंग आती है, जब भी एक बल एक भरोसा नहीं होता है या एक बाबा दूसरा नहीं कोई होता है, तो अंदर से वो फीलिंग आए कि कोई मेरे लिए कुछ करे,
कोई मुझे देखे, कोई मुझे पूछे, कोई मुझे सहयोग देवे, कोई मुझे कर, वो फीलिंग आती है। लेकिन जब बाबा होता है साथ में, एक बल, एक भरोसा होता है, तो जैसे दुनिया आपकी है, सभी आपके हैं, वो फीलिंग नहीं आती है कोई मुझे मदद करे, कोई मुझे मेरा देखे। तो इसीलिए मैंने बहुत ही एब्जॉर्ब किया है दादी से कि बाबा का साथ कैसे रखना है। और ये जो सूक्ष्म में जो वीक थॉट्स आते हैं उससे दूर रहना है। आएंगे, पूर्व जन्म का बोझा बहुत है सिर पे, वो तो आएंगे ही, उसका काम है आना। लेकिन हमारा काम क्या है? साक्षी होकर के उसको विदाई देना। इंटरफियर नहीं करो बीच में। लास्ट में एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये शायद 10 साल पहले की बात होंगी, तो 10-11 साल पहले, जब फ्यूचर ऑफ पावर पहले पहले शुरू हुआ था, तो हमको निमित्त बनाया गया था निज़ार भाई के साथ पूरा फाउंडेशन 1.5 साल के लिए उसका सेटिंग करना भारत में। तो हम चक्कर लगा के बीच में मधुबन आ गए थे ऑफ सीज़न। तो दादी जी बहुत ही बीमार हो गई थी उस समय। चेस्ट इन्फेक्शन था, यूरिन इन्फेक्शन था, हाई ब्लड प्रेशर था, आवाज़ भी चला गया था। फिर भी दादी हमको इशारा करती थी किसी को मना नहीं करो। जो भी आता था दरवाजे पे, वो दादी जी से दृष्टि लेकर के हम टोली देते थे, वो चले जाते थे वही हालत में। अब देखो, और फिर हम 24 आवर्स रात दिन हम दादी के साथ रोटा बनाते थे, रहते थे दादी के साथ। तभी उस समय जो हमारी गायत्री बहन है ना न्यूयॉर्क की, उसको घबराहट हुई, शायद कुछ हो ना जावे दादी को, तो वो न्यूयॉर्क से खास प्लेन लेकर के आई मधुबन, केवल 1 वीक के लिए दादी को मिलने के लिए। तो 5 दिन के बाद थोड़ा सा, सारा दादी को ड्रिप चढ़ा हुआ था, इतना था, थोड़ा सा जैसे तबीयत ठीक होने लगा, तो दादी में इतनी एनर्जी थी कि वो अपने सोफे पे बैठ गई। तो गायत्री बहन ने दादी को प्रश्न पूछा कि दादी आपकी एनर्जी कहाँ से आती है? 1 मिनट मरने लायक और दूसरे मिनट बैठ करके मुझे बादाम दे रहे हो। तो दादी ने आंख बंद करके बोला कि दादी को एक ड्रामा का राज पता है, जो आएगा वो जाएगा, तो दादी सिर्फ इंतजार करती है। थोड़ा सा भी इंटरफियरेंस नहीं। और वो देखो, जब शरीर का टेस्ट पेपर होता है, चलो बाहर के कोई समस्या होता है तो आप समझेंगे, आएगा तो जाएगा, कोई व्यक्ति है तो वो आएगा तो जाएगा। लेकिन जब शरीर का टेस्ट पेपर होता है तो क्या होता है हमारे मन में? ये क्यों आया? कितने दिन तक चलेगा? कब जाएगा? दादी ऐसे संकल्प रचती ही नहीं है, बस इंतजार। आया है सो जाने के लिए, विदाई दे दो। और दादी इंटरफियर नहीं करते, इसलिए वो जल्दी पास हो जाता है। इसको कहेंगे सत्तो प्रधान पुरुषार्थ। रजो प्रधान, थोड़ा मन बुद्धि दौड़ती है, क्या होगा कैसे होगा, चलो मैं दवा ले लूं, थोड़ा सा इंटरफियरेंस। और तमो प्रधान, अरे हाय बापा ये क्या हुआ, हम मरने लायक बन गए, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सत्तो रजो तमो। तो सत्तो प्रधान पुरुषार्थ, साक्षी की सीट में बैठकर साथी का अनुभव और ड्रामा का राज समझो। जो सीन सामने हो रही है वो पास होने के लिए हो रही है। फिर आपका दुख का हिसाब बढ़ेगा नहीं, और तो आपका खुशी का हिसाब बढ़ेगा, क्योंकि मैं चुकतुक कर रही हूं तो खुशी में चुकतुक होऊंगा, खुशी का अकाउंट बढ़ेगा, लेकिन आप दुख नहीं लेंगे वो सीन से। तो ये जो छोटी छोटी विधिया है, धारणाएं हैं, वो हमको बहुत ही बचा के रखती है। एक बारी जब भी हमारा राखी का त्योहार होता है ना लंदन में, तो हम अच्छी तरह से स्टेज सजाते हैं, बहुत योग युक्त वातावरण होता है,
सभी एक एक करके लाइन में आते हैं, दृष्टि मिलती है, लंबी दृष्टि, राखी बांधती है दादी, फिर टोली ब्लेसिंग मिलती है, गिफ्ट मिलती है, बहुत ही अच्छा वातावरण बनता है। तो कभी कभी तो 3-4 घंटा बैठना होता है दादी को उन दिनों में। तो एक बारी क्या हुआ, राखी पूरी हो गई और हम डिनर पे गए, तो दादी ने उस समय बोला, जयंती बहन से बात कर रहे थे तो उस समय बोला, मुझे राखी के बीच में इतना दर्द शुरू हो गया पीठ में। तो फिर हंसा ने बोला, दादी आपने बताया क्यों नहीं था उस समय? कहते, अरे मैं बहन में क्या बताऊं, जितना जल्दी आया उतना जल्दी गया। अभी मुझे इत्तेफाक से याद आ रहा है क्या हुआ, लेकिन इतना आया और इतना में गया, फिर मैं आपको क्या बोलूं। ये जल्दी चीज पास हो जाती है, क्योंकि ये एक ही जन्म है जिसमें कमाई भी करनी है जबरदस्त, चुकतू भी करना है। तो कौन सी अवस्था में रहना है जिसमें दोनों चीज एक साथ हो सकती है? वो है साक्षी दृष्टा की अवस्था। फटाफट चुकतू हो जाती है, इस तरफ जमा होती है। ठीक है, 9 बज गए अभी। क्या बोला? हाँ, अच्छा अच्छा, वो कहानी, वो तो बहुत पुरानी कहानी है। हाँ, मैं ये कहानी क्यों सुनाती हूँ, क्योंकि दादी जी की लाइफ में एक नियम था, 0 वेस्ट। इसीलिए दादी जी का स्वस्थ, प्रकृति दादी को साथ देती थी, क्योंकि कभी भी दादी ने ना बोल वेस्ट किए हैं, ना कर्म वेस्ट किए, ना संकल्प वेस्ट किए हैं। तो ये स्टोरी ऐसा ही है कि उन दिनों में दादी में एनर्जी होती थी तो नीचे कॉन्फ्रेंस चलता था, ऊपर भट्टियाँ चलती थी, ऊपर नीचे करते रहते थे दिन में 3-4 बारी। तो वो दिन में दादी के साथ सारे दिन थी। और दादी तो गाड़ी में ईमेल पढ़ती है, खाती है, कुछ पीती है, फ़ोन पे बात करती है, रीडिंग लाइट होती है। हमारे से तो नहीं होता है ये, हमको तो सीधा ही देखना होता है। ठीक है, तो वो ऐसा दिन था जो हम तीसरी बारी नीचे जा रहे थे और हम दोनों पीछे बैठे थे, दादी जी ईमेल पढ़ रहे थे और हाथ में कुछ ड्रिंक था फ्लास्क में, और हम ऐसे थे साइड में। फिर बीच में दादी ने बोला, अच्छा गोपी तुम नोटपैड निकालो, मैं डिक्टेशन करवाती हूँ। मैंने बोला, मयरा मैं कैसे करूँ अभी, मुझे तो घबराहट हो रही है। फिर भी मैंने माना, मैंने निकाला, और जैसे मैंने शुरू किया लिखने में, मुझे अंदर से बहुत घबराहट शुरू हुई। तो मैंने कुमार को बोला, कुमार गाड़ी रोक लो, फटाफट गाड़ी रोक लो, मुझे कुछ हो रहा है। तो उसने गाड़ी रोक लिया। दादी को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो पढ़ती रही और मैं गाड़ी से बाहर निकल गई। श्वास, गहरा श्वास लिया, थोड़ा नींबू का 2-3 ड्रॉप लिया, अपने आप को थोड़ा सेटल ठीक किया। फिर 2-3 मिनट के बाद मैं वापस गाड़ी में बैठ गई। दादी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, फिर मैं ऐसे धक होकर के बैठी बाजू में। तो फिर दादी मेरी तरफ ऐसे देखने लगी, ऐसे चश्मे नीचे किया, मुझे दृष्टि दिया और बोला, आपको ये नहीं होना चाहिए। बस मैंने हाथ जोड़ लिया। मैंने बोला, कोई और होता आपके जगह पे तो पूछता, आपको एक गिलास पानी चाहिए, आप ठीक हो, थोड़ा हाथ भी फिरा था मेरे पीठ पे, लेकिन आप मुझे ऐसे क्यों बोलते हो कि तेरे को ये नहीं होना चाहिए? आप मेरे से कितने 4 गुना बड़े हो, नहीं कितने बड़े हो, और मैं छोटी। आपको कुछ नहीं होता है, आप खाते हो, पीते हो, सोते हो, बात करते हो गाड़ी में, आपको कुछ नहीं होता है, पेट का पानी भी नहीं हिलता है, तो मुझे क्यों होता है? जैसे छोटा बच्चा रूठता है ना, ऐसे बन गई थी। बहुत मीठा सीन था उस समय। तो दादी हंसने लगी। मैं बताओ? मैंने बोला हाँ बताओ। तो फिर कहती है, आप लोग छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट करते हो।
तुम भोजन के समय में क्या बातें कर रही थी, फालतू बातें प्रवीणा के साथ? सब कुछ नोट किया था दादी ने। थोड़ा सा भी वो वाइब्रेशन पहुंचता है ना, देखा जाए तो वाइब्रेशन पहुंचता है। तो मैंने माना जरूर दादी, हम आपस में फेमिलियरिटी में थोड़ा आ जाते हैं, ज़्यादा बोल लेते हैं, ज़्यादा कुछ कर लेते हैं, वेस्ट एनर्जी। तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहती है देखो, जब भी एनर्जी, बोल, कर्म कुछ भी वेस्ट होता है ना, तो वो व्यर्थ का आत्मा के ऊपर बोझा बनता है, सूक्ष्म एक बोझा बनता है, व्यर्थ का बोझा। और वो व्यर्थ का बोझा शरीर के बैलेंस को अफेक्ट करता है, फिर आपको इन छोटी छोटी बातों में भोगना पड़ता है। ये दादी जी का प्यार था। ऐसे 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 नहीं ऐसे नहीं कि भाकील पहना दो बस ठीक हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल ज्ञान युक्त प्यार, सीधा डायरेक्ट, जैसी है वैसी बात बताती। और मुझे अंदर से इतना प्यार, जैसे दिल भर गया था। मैंने सोचा ये है सच्ची फ्रेंड। ऊपर ऊपर से काम चलाओ कभी नहीं बात करेंगे, सीधी बात बताएंगे। जो आपके पास हिम्मत है पूछने के लिए तो सीधा जवाब मिलेगा। उस समय चलो मैं रूठती और दादी ने मुझे प्यार नहीं दिया, मूड ऑफ हो जाता, तो मैं क्या सीखती? कुछ भी नहीं। तो ये स्टोरी की बात कर रहे हैं। कितना सीखने को मिलता है जब भी हम खुले दिल से अपनी बात भी करते हैं और हम वो भावना भी रखते हैं। तो फिर मुझे पता चला दादी के प्रकृति के ऊपर क्यों इतना कंट्रोल है, क्योंकि इन हर लाइफ शी हैज अ जीरो वेस्ट पॉलिसी, जीरो वेस्ट। तो सहयोग देता है प्रकृति, आपे ही सहयोग देता है। ठीक है, अभी विदाई लेते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही कम समय में अच्छा लेन देन हुआ। आगे चल कर के देखते हैं कब वापस आने का मौका मिलेगा, तो हम ज़रूर वाया ORC आएंगे। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। मैं तुझको